2 मार्च 1981 को PIA के जहाज बोइंग 720 ने मामूल के मुताबिक कराची से पेशावर के लिए उड़ान भरी। कप्तान और क्रू मेंबर समेत 132 मुसाफिरों को अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर इनकी जिंदगी का खौफनाक और तवील तरीन सफर होने वाला है। माइंड फ्लेक्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये बात शुरू होती है जब जनरल ज़िया ने 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। बेगम नुसरत और बेनजीर अक्सर गिरफ्तार और नजरबंद रहीं, जबकि मीर मुर्तजा और शहनवाज भुट्टो जिलावतन रहे। मीर मुर्तजा की क़यादत में जिलावतन कारकुन भी भुट्टो की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे थे। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जिलावतन कारकुनों ने जनरल ज़िया की हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद शुरू करने का फैसला करते हुए पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी बनाने का फैसला किया। ये तंजीम मकबूल तो नहीं हुई, लेकिन पहली बार लोगों ने अल जुल्फ़िकार तंजीम का तब सुना जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोइंग PK 326 हाईजैक हुआ। ये जहाज 143 मुसाफिरों को लेकर कराची से पेशावर जा रहा था। जहाज अभी डेरा इस्माइल खान के ऊपर फिजा में ही था कि शाम 4:20 पर 3 मुसल्लह अफराद ने जहाज को हाईजैक कर लिया। हाईजैकर्स ने पायलट को पेशावर की बजाय अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल जाने का हुक्म दिया। पायलट जहाज को काबुल एयरपोर्ट ले गया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहाज को घेरे में लिया। अफगान हुकाम ने हाईजैकर से कंट्रोल टावर के जरिए राब्ता किया। हाईजैकर्स के कमांडर सलामुल्लाह टीपू ने बताया कि इनकी तादाद 3 है। इनके 2 दीगर साथी जमाल नासिर और अरशद अली शामिल हैं। इनके पास जदीद हथियार हैं और वो किसी भी किस्म की कार्रवाई के नतीजे में मुसाफिरों के साथ हवाई जहाज को उड़ा देंगे। इनका ताल्लुक जुल्फ़िकार नामी तंजीम से है, जिसका लीडर मीर मुर्तजा भुट्टो है। हाईजैकर्स का कहना था कि वो मुर्तजा भुट्टो के अलावा किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। इनका मुतालबा था कि जनरल ज़िया फौरी तौर पर इक़्तिदार से अलग हो जाएं, आम इंतखाबात कराए जाएं और तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए। अफगान हुकूमत ने हाईजैकर्स के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन हाईजैकर्स ने मीर मुर्तजा के अलावा किसी और से बात करने से इनकार कर दिया। इधर पाकिस्तान हुकूमत ने हाईजैकर्स के वालिदैन को जबरदस्ती कराची से काबुल भेजा कि वो उनको समझाएं, लेकिन तीनों हाईजैकर्स ने अपने वालिदैन से ये कहकर काबुल एयरपोर्ट पर मिलने से इनकार कर दिया कि इनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो हैं। इन दिनों मीर मुर्तजा अफगानिस्तान में थे। अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर मुर्तजा भुट्टो ने हाईजैकर से राब्ता किया और इनको किसी भी जल्दबाजी से मना किया। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि आगे जाकर मुर्तजा भुट्टो ने कहा कि इस हाईजैकिंग से इनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हम इंसानी जानों को बचाने के लिए इस मामले में मुलविस हुए। बाकी अल जुल्फ़िकार एक हकीकत है जिसका मकसद ज़िया के खिलाफ जदोजहद है। इन दिनों अफगानिस्तान में रूस नवाज हुकूमत बरसरे इक़्तिदार थी और अफगान हुकूमत ने हाईजैकर्स के ऐसे मुतालबात पाकिस्तान हुकूमत तक पहुँचा दिए। जनरल ज़िया ने मिलिट्री काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया। इजलास के बाद पाकिस्तान सरकार ने हाईजैकर्स के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। उधर हाईजैकर्स ने दीगर मुतालबात तर्क करके सिर्फ एक मुतालबे पर आ गए कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद 92 सियासी कारकुनान जिन पर जनरल ज़िया की जानिब से संगीन इल्जामात हैं, इनको रहा करके फौरन काबुल लाया जाए। अफगान हुकूमत की मदद से ऐसे कैदियों की फहरिस्त हुकूमत पाकिस्तान को भेजी और जनरल ज़िया की हुकूमत ने फहरिस्त में शामिल अफराद को रहा करने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ एक और वाक़ये ने जन्म लिया जब काबुल एयरपोर्ट पर जहाज के अंदर मौजूद हाईजैकर्स को मालूम हुआ कि जिस रात जनरल ज़िया ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया, तब कैप्टन तारिक रहीम जो भुट्टो के मिलिट्री ADC थे, वो जनरल ज़िया के मुखबर थे और वो इसी जहाज के मुसाफिरों में शामिल था। हमला आवारों ने कैप्टन तारिक रहीम को इनकी सीट से उठाकर गोली मारकर हलाक कर दिया और इनकी लाश जहाज से रनवे पर फेंक दी और धमकी दी कि अगर पाकिस्तानी जेलों से कैदियों को रहा न किया गया तो मजीद मुसाफिरों को कत्ल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हाईजैकर्स ने 92 कैदियों की पहली लिस्ट मुख्तसर करते हुए 54 कैदियों की लिस्ट दे दी। कैप्टन तारिक रहीम के कत्ल के बाद अफगान हुकूमत पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ गया और अफगान हुकूमत ने हाईजैकर्स को खबरदार किया कि वो फौरी तौर पर काबुल एयरपोर्ट से निकल जाएं। इंतजामिया ने जहाज में ईंधन भरा और वो लीबिया के दारुल हुकूमत के लिए रवाना हो गए। ताहम लीबिया की हुकूमत ने जहाज को एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी और जहाज का ईंधन खत्म होने को था। इंसानी जानें बचाने की खातिर
جہاز کو یونان کے شہر میں اتارا گیا اور جہاز نے ایندھن لے کر پھر سے اڑان بھری اور شام کے دارالحکومت دمشق میں اترا۔ یہ ہائی جیکنگ دنیا کی تاریخ کی سب سے طویل ترین ہائی جیکنگ تھی جو 10 دن تک جاری رہی۔ بالآخر 13 دنوں کی طویل ہائی جیکنگ کے بعد 15 مارچ کو پاکستانی حکومت نے 54 افراد کو ملک کی مختلف جیلوں سے رہا کر کے دمشق پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ رہا کر کے دمشق لائے جانے والے قیدی جن میں علی حیدر شاہ، قادر بخش جتوئی، شاہ محمد شاہ، طارق چیمہ، اکرم قائم خانی، نذیر احمد اور دیگر شامل ہیں۔ آخرکار شامی حکومت کے تعاون سے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ قیدیوں کے دمشق پہنچنے کے بعد ہائی جیکرز نے جہاز اور مسافر شامی حکومت کے حوالے کر دیے۔ رہائی کے بعد مسافروں کو جنرل ضیاء کی حکومت کی جانب سے عمرہ کروا کے وطن واپس لایا گیا۔ ان جلاوطن سیاسی کارکنان میں سے کچھ اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن بہت سے آج بھی لندن، امریکہ، یورپی ممالک، جرمنی، سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں سیٹل ہو گئے ہیں۔ ذوالفقار تنظیم کی کارروائیوں میں حصہ لینے کی وجہ سے کئی لوگ جاں بحق اور کچھ زخمی بھی ہوئے۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے جلاوطن قیدیوں کو کہا کہ میرا ساتھ دے کر الذوالفقار میں شامل ہو جاؤ یا پھر جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، آپ سب آزاد ہیں۔ شاہ محمد شاہ نے وطن واپس آنے کی خواہش کی، جس کو بلوچستان میں میر غوث بخش بزنجو کے گاؤں نال میں پہنچایا گیا۔ علی حیدر شاہ اور قادر بخش جتوئی نے میر مرتضیٰ کا ساتھ دینے کا اظہار کیا۔ باغیوں میں سے کچھ نے یورپ جانے کا ارادہ دکھایا، جن کو وہاں بھیجا گیا۔ سلام اللہ ٹیپو جو اس ہائی جیکنگ کو لیڈ کر رہے تھے، بعد میں میر مرتضیٰ بھٹو پر حملے، جاسوسی اور پاکستانی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے کے الزام میں افغان حکومت نے پھانسی دے دی۔ شاہنواز بھٹو جو کہ الذوالفقار کے آپریشنل چیف کمانڈر تھے، ان کو 18 جولائی 1985 کو فرانس کے شہر میں مبینہ طور پر زہر دیا گیا تھا، جس کا الزام ان کی افغان اہلیہ ریحانہ پر عائد کیا گیا تھا۔ وہ کچھ عرصے تک فرانسیسی حکام کی حراست میں بھی رہیں۔ میر مرتضیٰ بھٹو 1993 میں لاڑکانہ سے صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کے بعد وطن واپس آئے اور وطن واپسی سے قبل میر مرتضیٰ بھٹو نے بظاہر الذوالفقار تنظیم کے خاتمے کا اعلان کر دیا، لیکن 20 ستمبر 1996 کو میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت کے ساتھ ہی ذوالفقار تنظیم کا باضابطہ وجود ختم ہو گیا۔ اس طرح یہ دنیا کی سب سے طویل ہائی جیکنگ کرنے والی تنظیم الذوالفقار اپنے اختتام کو پہنچی۔ مائنڈ فلیکس دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس قسم کی ویڈیوز کے لیے مائنڈ فلیکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔